हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं समूह कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अजन्मा एजुकेशनल एकेडमी। और हम जो इस बार आपके लिए लाए हैं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1992 का क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे हम लोग। और इसमें हम देखेंगे कि सारे जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बारी बारी से हम लोग इसमें सॉल्व करके आपको इसका विस्तृत जानकारी देंगे। एक एक ऑप्शन पर जाकर उसको डिस्क्राइब करना और ये सारे चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, ताकि जो आपका करंट में भी जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये 38वीं परीक्षा है, बीपीएससी की 38वीं परीक्षा है और आप 1992 में हैं अभी। और इसको जो मैंने बांटा है अभी, इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, ओनली 25 क्वेश्चंस लिए हमने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि सर बहुत लंबा जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको बांट दिया है। जैसे 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, तो 25-25 करके मैंने इसको लिया है। ठीक है, आप लोग बारी बारी से देखेंगे इसको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज़ की देरी करते हुए। ठीक है, और बिना इंटरप्शन के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, बुतरस धाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये मैं बता दूं उस समय का क्वेश्चन है, ये मिस्र का है। ठीक है, और बुतरस धाली 1992 से 1996 में थे, और ये जो मिस्र इजिप्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो ये इसको इजिप्ट भी बोला जाता है मिस्र को, तो वहाँ के थे। तो ये क्वेश्चन तो आपको पूछे नहीं। उसके बाद आपको कॉफ़ी अन्नान आए थे 1997 से 2006 तक, फिर बान की मून आए 2007 में। और आपको अभी के लिए पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो आप इसका नाम लिखेंगे एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों ये इन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये अपना कार्यभार संभाले थे। और पूछा जाएगा जैसे कि कहाँ के थे, तो ये जो है आपको पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो है क्या चीज़, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पता कर लेंगे। और तो आप लोग यूनाइटेड नेशंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसकी जो ये जो इसका गठन हो गया था, इसका डेट आप लिख लीजिएगा, 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 को। ये इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं, इसको याद करके रखिएगा आप लोग। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है कभी कभी कि कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कौन कौन से हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसका है अरेबिक है और चाइनीज़ है, उसके बाद इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसिया है और स्पेनिश है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग यदि छूट जाए तो उसको वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके जो महासचिव मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा। और इसमें दोस्तों 193 कंट्रीज़ जो हैं शामिल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको रब कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें जो आंसर दिया गया है वो एक ही दिया गया है, एस्टोनिया। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये लिथुआनिया भी है। और ये मैं बता दूं कि ये बाल्टिक देश है। ठीक है, बाल्टिक देश कौन सा है?
वैसे देश जो प्रथम विश्व युद्ध के समय उसको स्वतंत्रता मिली थी। कहाँ से स्वतंत्रता मिली थी? रूस से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है। और जो सोवियत संघ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, इसमें ये जो 1992 में इसका वो गठन हुआ था, और ये जो इसका विघटन हुआ था, ये मैं बता दूं आपको 1991 में टूट गया था। ठीक है, 26 दिसंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इसमें बाल्टिक देश में और भी जो बाद में आने वाले थे गणराज्य, उसका भी नाम है, आपको याद कर लीजिएगा। ये इसमें फिनलैंड आता है, और आपको बता दूं कि लातविया आता है, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? दोस्तों, ये जो है विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी के लिए फेमस है। यहाँ अभी भी, मतलब आपको मैं बता दूं कि 2018 में भी हमारे मोदी जी ने यहाँ पर जाके विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी जो किया जाता है स्विट्जरलैंड में। और ये जो स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड के डावोस है, ये पार्टिगाउ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उसका तहसील है, वहीं पर इसका हर बार होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं, वो वही यहीं पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दक्षेस मतलब दक्षेस सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देखिए कि सार्क का फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग, राइट। तो क्वेश्चन में ही जैसा दिया गया, और हम इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसमें इसके जो सदस्य हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो स्थापना दिवस हुआ था वो आपको मैं बता दूं कि 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। और ये इसका जो कहाँ हुआ था पूछेगा तो ये ढाका में हुआ था, ढाका। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। और हेडक्वार्टर जो है इसका नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, हेडक्वार्टर। ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोग पूछ लिया जाता है कई बार। हाँ, और एक नया क्वेश्चन है इसमें, ये पूछ सकता है आपसे कि सबसे लास्ट में कौन सा देश इसमें जुड़ा हुआ था। जैसे अफ़गानिस्तान हमारा, इसने क्या किया था? अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान 2005 में इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था इसमें ऐड होने के लिए, और अप्लाइड किया हुआ था, और 2007 में इसको जाके इसकी सदस्यता मिली। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एज ए 8th मेंबर इनको काउंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर लगा दिया मैंने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक मिनट ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? ये जो हुआ था बच्चों, ये मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड कहाँ पर है? ये स्पेन की राजधानी है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और ये जो PLO है, ये PLO के बारे में पता होना चाहिए। PLO है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं ये बहुत लंबी कहानी है इसकी, अभी भी इसमें मतभेद चलता रहता है। ठीक है, और इजराइल को सपोर्ट करने वाला पता ही है अपना कौन सा है,
यूएस, ठीक है, ये इसका सपोर्ट करता है और उसी कदम पे ये सारे करते हैं। अभी हाल में भी आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसने 1967 में भी इसराइल ने क्या किया था, अरब पर हमला किया था, ठीक है। और ये जो हमला हुआ था, लगभग ये जो जंग था वो मैं बता दूं कि 6 दिनों तक लगातार चला था। और इसमें इसराइल ने क्या किया था, इसराइल ने जंग में क्या किया था, इजिप्ट से सिनाई छीन लिया था, इजिप्ट से मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र से सिनाई छीन लिया था, और सीरिया से गोलन हाइट छीन लिया था, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और यरूशलेम छीन लिया था, ठीक है। आप दो एक ये देखिए मैप में देख सकते हैं। और यहाँ जो ये गाजा पट्टी है इसको भी छीना था, ये जो वेस्ट बैंक है इसको छीन लिया गया था, और इधर मिस्र से भी कुछ हिस्सा छीन गया था। तो ये कुछ तूफानी करता रहता है, आप लोग इनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता है आपको कि इस यहाँ पर जो 1993 में ओस्लो संधि हुआ था, ओस्लो संधि पूछ सकता है कि किस किस देशों के बीच हुआ था, जिसमें कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन को कुछ सीमा उसके साथ साझा किया गया था, मतलब उसको शासन का अधिकार मिला था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसको पढ़ते रहिएगा आप लोग। कुछ मेन पॉइंट्स से मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। शांति निरस्त्रीकरण मतलब होता है मतलब अस्त्रीकरण, क्या बोलते हैं उसको, अनआर्म्ड मतलब आपको हथियार नहीं रखना है, वो चीज़ है। और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया, ये भाई साहब हैं सैम नुजोमा को। अब कितना लोग को पता नहीं होगा कि सैम नुजोमा कौन है, तो मैं आपको बता दूं, सैम नुजोमा जो है नामीबिया के क्रांतिकारी रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता हैं, और ये राजनेता भी रह चुके हैं। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये 1990 से 2005 तक नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में 3 बार चुने गए, और तीनों बार ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। सैम नुजोमा, ठीक है, याद कर लीजिएगा सैम नुजोमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, कौन नहीं जानता इसको, मदर टेरेसा को। और कुछ रोचक तथ्य है मैं इसको बता दूंगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी है जो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। वो इनका ये मानना था कि वे कहती थी कि जख्म भरने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठ से कहीं ज़्यादा पवित्र है, ये उनका सिद्धांत था। और वो सेवा में ज़्यादा विश्वास करती थी। कई फ़ोटोज़ भी आपने देखे होंगे उनको बच्चों के साथ, जो बच्चे बीमार रहते थे उनके साथ, तो ये चीज़ है। इनको मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, टेम्पटन प्राइज़ मिला हुआ है, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला हुआ है, और पद्म श्री से भी नवाजा गया है। तो ये हैं मदर टेरेसा, ठीक है। और इनके पास 5 देशों की नागरिकता थी, ये भी चीज़ याद रख सकते हैं हम लोग। मिशन ऑफ चैरिटी जैसे कि मैंने बताया, ये आपको 123 कंट्रीज़ में है अभी भी, और इसमें लगभग 4500 सिस्टर्स काम करती है इस मिशन में, ठीक है। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 5 सितंबर 1997 को हुआ था। ये चीज़ है, अतिरिक्त पॉइंट्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। न्यूक्लियर कौन सा कथन सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, गलत है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक प्रणाली एकदम सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे,
क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये आंसर है इसका। फ्रांस में का एकदम गलत। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, एकदम नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील एक बौद्ध धर्म में भी आता है, वो वाला पंचशील ये नहीं है, ठीक है। ये है, इसका आंसर होगा आपको कुछ डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, राइट। अब पंचशील है क्यों, लाया क्यों गया? तो ये मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए लाया गया था। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में इसमें पारस्परिक सहयोग के लिए ये लाया गया था। इसमें इसके 5 आधारभूत सिद्धांत हैं, ठीक है। इस पांचों को हम आप लोग लिख सकते हैं, मैं एक बार एक एक करके बोल देता हूँ, ठीक है। इसको पंचसूत्र भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है। कुछ नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना, पहला। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही न करना, ठीक है। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। फोर्थ, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। देखिए ये दो ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको याद रखिए। 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको उठा के दे दिया जा सकता है, तो याद करके रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, बिना लेट किए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निवृत्त पुरस्कार मिला है। मैं बता दूं, सत्यजीत रे को ये जो है एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम करते थे, और इन्होंने फिल्म निर्माता भी थे ये। तो जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया था, और ये ऑस्कर पुरस्कार इनको 1992 में मिला हुआ था, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, देख रहे हैं 1992 में का ही भी पेपर ही है, तो उस समय पूछा गया था। हाँ, आपको एक नया चीज़ बता देता हूँ कि अमेरिका की जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था, बहुत खबर में था। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यह एक अलगाववादी संगठन है, आपको बता दूं, और यह एक कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी संगठन था। और क्या था कि ये कश्मीर के हिंदुओं पर बहुत सारे जुल्म ढाया हुआ था। जब आप लोग उस समय जो फाइट चल रहा था, आपको याद होगा, तो इसमें बड़ा इसका रोल था, और इसका मकसद था कि हमको एक अलग कश्मीर चाहिए, इसके लिए अलग झंडे बनाए गए थे, ये सारे अपने अपने रूल फॉलो करते थे, तो ये था, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई दोस्तों? ये 40 लोग नहीं थे, बल्कि 1000 लोग थे, और ये रिपोर्ट सरकार में दिखाया गया कि 40 लोग हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। मैं आपको बता दूं कि 1984 का जो सिख दंगा था, उससे इसका तुलना किया जाता है, बहुत भीषण हुआ था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम राइट था, और इसमें भागलपुर में, ये भागलपुर की घटना है, और भागलपुर में बहुत बड़ा ये नरसंहार हुआ था। कुछ लोगों को काट के गाड़ दिया गया था उसमें खेतों में, और उसके ऊपर बीज बो दिया गया था। तो बहुत है, इसको अभी याद नहीं करना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया बस।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। पंजाब विधानसभा के लिए हाल में चुने गए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या क्या है? ये कभी पूछेगा नहीं आपसे, वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर जो है 6 है। ठीक है। बचेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है, कौन नहीं जानता बचेंद्री पाल को? ये एक माउंटेनियर है, पर्वतारोहण है, राइट। कुछ और तथ्य जान लेते हैं इनके बारे में। बचेंद्री पाल ये भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। ठीक है, भारत की पहली महिला है और ये 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतह की थी। ठीक है, और पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्डी भी हैं, रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। विस्तृत कुछ नहीं। चलिए 14th हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हमारा 15th। किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई थी? उस समय 1992 में बिहार ही वो क्षेत्र था जहाँ पर बहुत फैला हुआ था। ये अभी पूछेगा नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1992 से 1993 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग उस समय जो था ये 5,000 करोड़ रुपया था। अब तो ये पूछेगा नहीं, तो पूछेगा सर इस अब का क्या है वित्तीय घाटा, क्या अभी भी घाटा में चल रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल घाटे में चल रहा है। अभी जो चल रहा है आपको रिपोर्ट 2019 टू 20 का मैं बता दूं, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 807834 करोड़ रुपीस का घाटा चल रहा है। ठीक है, ये अभी यहाँ क्वेश्चन दे देगा आपको 19-20 और पूछ लिया जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन याद करके रखिएगा। नेक्स्ट 16 हो गया हमारा। 17 क्वेश्चन। उस्ताद जहरुद्दीन डागर हाल में वर्ष 1992 खबरों में थे। ये एक फिल्म संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने वाले थे। ये जैसा कि उस्ताद साहब हैं तो आपको पता है, इसको याद कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत ने वर्ष 1991 को घोषित किया, क्या घोषित किया गया? भारत की यात्रा वर्ष, जिसको क्या बोलते हैं? भारत पर्यटन वर्ष भी बोलते हैं। भारत पर्यटन वर्ष भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली पर्यटकों को, जो देशी विदेश पर्यटक थे उनको आकर्षित करने के लिए घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। वर्ष 1992 में घोषित गणतंत्रता दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें 4 लोग का नाम आता है। पहला नाम है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नाम याद करिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, थर्ड नेम है हमारा JRD टाटा, और चौथा अभी हमने पढ़ा था ऊपर सत्यजीत रे को। ठीक है, जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, ये 4 लोग थे जिसमें आप देख लीजिए, इसमें 2 नाम कौन कौन है? JRD टाटा और सुभाष चंद्र। मरणोपरांत मिला था इनको, ये जीवित में मिला था इनको राजीव गांधी को नहीं मिला था। तो आंसर हमारा कौन होगा? A और C, D आंसर। ठीक है, नेक्स्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी पुराना है, तो अभी का हम लोग करंट में आके पढ़ेंगे, तो इसका मजा है कुछ अलग है। ठीक है, इसमें से वैसे आंसर कोई नहीं था उस समय, न ये थे ना ये थे, इसमें D आंसर है, इसमें से कोई नहीं। राइट, तो पूछ लिया जाएगा सर अभी कौन है? तो अभी कौन है आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल
सिंह जी हैं अभी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये प्रोफेसर वेद प्रकाश जो थे उनके स्थान लिए हैं, और 22 सितंबर 2017 को, 22 सितंबर 2017 को। ये थोड़ा सा हिंदी पूछ लिया गया आपको, किसी किसी बच्चे को पता नहीं होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ये एक्चुअली है क्या। यूजीसी का नाम सुने होंगे आप लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सभी लोगों ने सुना होगा, तो ये वही है। नेक्स्ट चलें हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम बिल्कुल होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। और सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही गलत है, ठीक है, यही असत्य कथन है, ये नहीं करता है, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, एकदम सही है। तो इसके अलावा भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्राइटेरिया है कि क्या है इसका क्राइटेरिया भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसका है कि ये भारत का सिटीजनशिप होना चाहिए, उसके पास 35 ईयर्स ओल्ड इसका एज होना चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वो किसी सरकारी जॉब में या सरकार से किसी द्वारा वो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे हो वैसे व्यक्ति, ठीक है। और भले ही उसका कोई अपना बिजनेस है तो वो चलेगा, लेकिन वो सरकार से रिलेटेड नहीं होगा। आप उनका कोई बिजनेस है तो वो करोड़ों में कमा रहे हैं, उससे कोई उनका ताल्लुकात नहीं है, ये लाभ का पद होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक थोड़ा छोटा सा बात मैं बता दूंगा आपको कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मैं लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट का जो चुनाव करता है इसमें एमपी होते हैं, कहाँ के, ये होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, ये दोनों इसमें भाग लेते हैं। और प्लस ये इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड माने जो इलेक्टेड, राइट, इलेक्टेड होते हैं। और इसमें एमएलए भी आते हैं, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों आते हैं, इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं हम लोग, तो वाइस प्रेसिडेंट में ये एमपी तो होंगे, ठीक है, एमपी होंगे, ये राज्यसभा के भी होंगे और लोकसभा के भी होंगे, ठीक है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड ही होने चाहिए, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड भी होना चाहिए। इलेक्टेड याद कर लीजिएगा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत हुआ, उसमें 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, मतलब उनको चुना जाता है, ना कि उनका इलेक्शन होकर नहीं आता है, ठीक है। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर थे, ठीक है। और इसमें एमएलए नहीं होता है, हमको बता दिया ना मैं आपको, एमएलए इसमें एब्सेंट नहीं होता, एमएलए इज एब्सेंट देयर, ये नहीं होता, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ये 21 क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितना दिन तक रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। इसका आंसर है 14 दिन
14 दिन तक रोक के रखेगी और 14 दिन में यदि वो पास नहीं करती है तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती है, ये चीज़ याद ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए आंसर है केवल लोकसभा में, एकदम गलत। केवल लगा दिया इसलिए गलत, इसमें केवल लगा दिया राज्यसभा, एकदम गलत। तो या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, यदि राज्यसभा को लाना होगा, मान लीजिए वो चाहती है कि हम स्टेट के पक्ष में कुछ जाकर डिसीजन लेके उनके लिए कुछ अच्छा सोच के करें तो वो ला सकती है, और लोकसभा तो बताइए आपको ला ही सकती है, तो राज्यसभा में भी लाया सकता है, ऐसा नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, एकदम गलत है भी, तो हमारा आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? बाबू इसका जो आंसर होगा ये गुवाहाटी है, लेकिन आप लोग और भी हमारे हैं जिसमें आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं जिसका और केंद्र शासित प्रदेश, उस दोनों का न्यायालय जो है वो क्या है? एक ही है। ठीक है, ऐसे ही आपको आएगा चंडीगढ़ का आएगा, आपको बॉम्बे का आएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको करवा देता हूँ कि चंडीगढ़ में जैसे पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़, ये तीनों का चंडीगढ़ ही है। वैसे ही कलकत्ता में है हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसमें वेस्ट बंगाल आता है, अंडमान निकोबार आता है और अंडमान, ये दो आते हैं बस। ठीक है, वैसे ही है आपका मद्रास, मद्रास में तमिलनाडु और पुदुचेरी, ये दो आते हैं। ठीक है, वैसे ही गुवाहाटी, गुवाहाटी का जैसे मैंने अभी चर्चा चल रहा है यहाँ पर, गुवाहाटी में असम आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, नागालैंड आते हैं, मिजोरम आते हैं, मतलब 7 सिस्टर्स जो भी हैं वो सारे इसमें आते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, जो पूर्वी साइड में पड़ता है वो सारे स्टेट इसके अंदर आते हैं गुवाहाटी में। ठीक है, और भी 5th नंबर में आप लिख सकते हैं केरला, केरला के अंदर केरल और लक्षद्वीप, ये दो आते हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं बताया आपको कि जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सब आते हैं। तो इसको याद करके रख लीजिएगा आप लोग, ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, यदि भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? क्या महाधिवक्ता को सौंपा जा सकता है? कैसे सौंपा जाएगा भाई, ये तो राष्ट्रपति से बहुत छोटा होता है, और राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है, तो उसको नहीं सौंपा जाएगा। सांसद को नहीं, क्योंकि वो चुनते हैं उसको भी नहीं चुना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ये आंसर है आपका ऑप्शन सी, की कोई क्वेश्चन। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह मैंने 25th क्वेश्चन तक कवर किया, और इसको एक बहुत ही विस्तृत तरीके से किया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में, पार्ट 2 आएगा आपका उसमें। और आपको यदि कोई इसमें आपको कोई क्वेरी हो, आपका कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर और ज़रूर ही दूंगा। ठीक है, ठीक है, और आप देखते रहिए अजन्मा एजुकेशनल अकेडमी, और इसमें आपका स्वागत है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय।